हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस और ऑनर्स पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आपका जो ये पेपर है उसमें मैं डॉक्टर निधि यादव एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आप लोगों के लिए एक जो टॉपिक हमने अभी प्रारंभ कर रखा है उसके आज की क्लास में पुनः हम बच्चे साथ में हैं। हमने लास्ट क्लास में नीति निर्देशक तत्वों पे चर्चा प्रारंभ की थी और हमने शुरुआती क्लास में देखा नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, संविधान में इनको क्यों शामिल किया गया है। और कल की क्लास में हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्वों को कैटेगरी वाइज 38 से 51 तक के जो अनुच्छेद में जिस तरह से कैटेगराइज किया गया है वो क्या क्या है। कल हमने देखा कि जो भी नीति निर्देशक तत्व संविधान में समाहित किए गए हैं उनको आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्वों में जो काफ़ी डिटेल के अंदर हैं, उसके बाद न्याय, शिक्षा और प्राचीन स्मारकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सहयोग स्थापित करने के तत्वों के रूप में अलग अलग कैटेगराइज करके बताया गया है। और इन तत्वों के द्वारा एक ऐसा स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा है कि जहाँ हम भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेंगे और भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी। आज आगे की क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि इस टॉपिक के जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करें। जिस समय भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय ये तत्व जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसकी चर्चा संविधान निर्माता सभा के मंच पर भी बहुत हो रही थी और बाहर भी हो रही थी कि ये बातें इसके अंदर बहुत से की गई हैं, आदेश निर्देश और आदर्श की भी बातें की गई हैं। लेकिन सबसे पहली बात इसके पर आक्षेप यह लगाया जा रहा है कि इसमें वैधानिक शक्ति का अभाव है, यानी कि वैधानिक शक्ति होने न होने के कारण ये मात्र आदर्श मात्र है। जहाँ संविधान के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को एक और तो देश के शासन में बहुत मूलभूत मान रहे हैं, लेकिन न्याय योग्य न होने के कारण इन सिद्धांतों की क्रियान्विति किस प्रकार से होगी। इसलिए आलोचकों का यह मानना है कि निर्देशक तत्व मात्र शुभ इच्छाएं या नैतिक आदेश मात्र ही हैं, जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। तो पहली आलोचना इनके बारे में यही की जाती है कि इनमें वैधानिक शक्ति का अभाव है, इनको किस तरह से लागू किया जाएगा, किस तरह से क्रियान्वित जाएगा, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दूसरी बात, आलोचकों का यह भी मानना है कि निर्देशक तत्वों में ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिनको क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। भारत जैसे देश में जो अभी स्वतंत्र ही हो रहा है, जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जहाँ पे डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के जो भी एस्पेक्ट्स एसेंशियल्स आवश्यक तत्व है वो भी हमारे यहाँ पे उस रूप में विद्यमान नहीं है। हमारे यहाँ पे निरक्षरता है, हमारे यहाँ पे अत्यधिक गरीबी है, सामाजिक असमानताएं, आर्थिक संसाधन इतने नहीं है, नहीं राजनीतिक रूप से भी हम लोग इतने पॉलिटिकली इतने स्ट्रेंथन हो पाए हैं कि हम इन सभी निर्देशों को या इन्हीं सभी जो इच्छाएं या सद इच्छाएं संविधान निर्माताओं ने की उनको पूरा करने का साथ हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अभी हाल फिलहाल एकदम से नहीं है। तो ये भी आलोचना की जाती है कि ये जो तत्व है ये मात्र कल्पनाएं मात्र है। साथ ही साथ आलोचकों का यह भी मानना है कि एक प्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकारों की सिद्धांतों की या तत्वों की बात करना अप्राकृतिक सा है, क्योंकि ये बहुत अस्वाभाविक सा है कि एक सॉवरन स्टेट में या बिल्कुल एक ऐसे स्टेट के अंदर जहाँ पे राज्यों को वो अपने आप के अंदर एक स्वप्रभु से है या उनकी एक ऑटोनोमस सत्ता सी है और वहाँ पे राज्यों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं, ये कुछ अलग सा जान पड़ता है। साथ ही साथ संविधान निर्माताओं ने जो अपनी आदर्श इच्छाएं हमारे सामने प्रकट की है, इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि इन तत्वों के कारण ऐसा भी हो सकता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सब के बीच में भी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि ये तत्व
को जब लागू किया जाएगा तो यह अनेक प्रकार के मतभेदों को जन्म देगी। और क्योंकि भारत में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान की स्थिति अलग प्रकार की है और वास्तविक प्रधान की स्थिति अलग प्रकार की है, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये संसदीय प्रजातंत्र के लिए उतने उपयोगी नहीं है। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं, हमने जितने भी प्रावधानों के जिक्र किया आप लोगों से कि संविधान निर्माताओं ने एक लंबी सोच के पश्चात जिन प्रावधानों को संविधान में शामिल किया है वो निरर्थक नहीं हो सकते हैं। कुछ आलोचनाएं, कुछ समीक्षाएं ठीक हो सकती है, लेकिन हम ये भी नहीं मान सकते कि ये बिल्कुल ही व्यर्थ या महत्वहीन है। वास्तव में अगर हम संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि इनके पीछे जनमत की शक्ति है। ये इसमें अवश्य है कि न्यायालय के द्वारा इनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर का सबसे बड़ा न्यायालय जनता होती है, जनता की सत्ता होती है, और जो सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी हैं वो जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती हैं। अगर वे इन तत्वों का उल्लंघन करेंगे तो ऑब्वियस है कि एक शक्तिशाली विरोध को जन्म देंगे और ऐसे कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप वाली गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति मूलभूत रूप से होती है। साथ ही साथ अगर नैतिक आदर्शों के रूप में देखें तो भी इनका बहुत महत्व है, क्योंकि अगर हम देखें कि चाहे ब्रिटेन का संविधान हो, चाहे फ्रांस का संविधान हो या अमेरिका का संविधान हो, इनके पास में यद्यपि इनकी प्रस्तावना में इन्होंने कोई वैधानिक शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इन देशों के इतिहास पर इन तत्वों का प्रभाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नीति निर्देशक तत्व भारत की शासन की में भी को भी निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं और करते रहेंगे। और ये हमेशा आवश्यक होता है कि प्रस्तावना में जब भी कोई बातें या उद्देश्य चाहे किसी भी देशों के संविधानों के द्वारा बताई गई हैं तो वहाँ वो एक सद इच्छाएँ होती हैं, वो आदर्श होते हैं, वो गोल के रूप में होती है जिनको पाने का प्रयास किया जाएगा या एक गोल के रूप में हर राष्ट्र उनको पाने का प्रयास करेगा। ये एक उस तरह के उच्च नैतिक आदर्श होते हैं जो उस प्रकार के साध्य होते हैं जिनको किसी न किसी प्रकार से पाने का प्रयास राष्ट्र की जनता या प्रशासन के द्वारा या सरकारों के द्वारा किया जाएगा। तो एक नैतिक आदर्शों के रूप में भी हम नीति निर्देशक तत्वों को मान सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांति करनी है या इस प्रकार के सुधार करने हैं, क्योंकि जब हमने 1947 में हमने पॉलिटिकली तो हम लोग स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन ये भी आवश्यकता कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारी कब सुरक्षित रह सकेगी, जब देश की जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ श्रेयस्कर होंगी। और उसके लिए यह आवश्यकता कि नीति निर्देशक तत्वों को इस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए कि देश सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्रांति हो, सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, आर्थिक न्याय हो, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो। और सामाजिक और आर्थिक न्याय जब प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता भी नागरिकों की सुरक्षित रह जाएगी। तो ये इस रूप में भी हम देख सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यह सिद्धांत इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वैधानिक शक्ति न होने पर भी इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का अपना महत्व और उपयोगिता है। गांधीवादी दर्शन के अंदर जिन भी सिद्धांतों की बात की गई थी या गांधीवादी विचारधारा के आधार पर जिन भी लक्ष्यों, जिन भी आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, वो सब नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के नीति निर्देशक तत्वों के आपका जो ये टॉपिक था, इसके अंतर्गत हमने आपको कोशिश की है कि जितना भी आपका सिलेबस के अंदर या आपके इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है, इनको भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्यों शामिल किया है, या संविधान के इन भाग 4 में कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, साथ ही साथ इन नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा या समालोचना का भी जो आपका प्रश्न बनते हैं वो भी हमने आपको इस लेक्चर में समाहित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।